नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम हमारे जितने भी वीडियोस लेक्चर की सीरीज़ चल रही थी उसी के अंदर से यहां पर एक जो हमारा सीरीज़ चल रहा था बिज़नेस लॉ का। अब बिज़नेस लॉ के अंदर हमने आगे तक जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो कुछ बेलर था, कुछ बेली के रिलेटेड टॉपिक्स हमने वहाँ पर पढ़े थे। अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज़ एन मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक इसे माना जाता है यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहली बात देखो, ये जो टॉपिक है इट इज़ अ टॉपिक फॉर द एजेंट। अब देखो यहाँ पर एजेंट मतलब क्या होता है। अब एजेंट हमको एकदम लेमन लैंग्वेज में हमको पता है एजेंट मतलब क्या है कि भाई जो जिसको फ़ोन करो, जिसको हमने बोला है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हो गया कि भाई हमको अगर लाइसेंस बनवाना है, बराबर है, तो लाइसेंस बनवाने के लिए हम सबसे पहले क्या प्रीफर करते हैं, वी प्रीफर द एजेंट। अगर मुझे आज फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिसी लेनी है, बराबर है, तो व्हाट वी प्रीफर दी एजेंट। मतलब हम लोग डायरेक्ट कभी भी कंपनी से बाय नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, एजेंट को प्रीफर करते। क्यों? बिकॉज कि एजेंट के पास उतना एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर सर्विस को लेके, जिसके बेस पे वो वहाँ पे हमें सर्विस देता है और उसको इतना नॉलेज होता है कि वो हमें वहाँ पे गाइड भी कर सकता है कि भाई ये चीज़ लोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, ये नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें। तो बिजनेस लॉ की लैंग्वेज में एजेंट को वहां पर क्या बताया गया है, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर क्या कहता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उसका जो सेक्शन है, देखो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर 1872 जो है वो तो यहाँ पे फिक्स ही रहेगा, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बदलने वाला नहीं है। इसके अंदर एक छोटा सा सेक्शन आ जाता है एजेंट के नाम पे, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 182। तब यहाँ पर सेक्शन नंबर 182 क्या कहता है कि भाई जो इंसान, या तो फिर आप बोल सकते हो एम्प्लॉय, टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर देखो एजेंट का मतलब यानी उन लोगों ने क्लियर शब्दों में जो हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं वो इन लोगों ने थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बताया है कि एक ऐसा इंसान या तो एक ऐसा एम्प्लॉय जो एक्ट करेगा हमारे बिहाफ में, मतलब कि किसी अनदर पर्सन के बिहाफ में, रिस्पेक्ट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। मतलब कि कोई भी थर्ड पर्सन से अगर वहां पे डील करनी है तो बीच में जो पर्टिकुलर एक मीडिएटर होता है इट इज नोन एज एन एजेंट। बिजनेस लॉ उसे वहां पे क्या कहता है, एजेंट कहता है। सेक्शन 182 क्या कहता है, उसे एजेंट कहता है कि एक ऐसा इंसान। अब यहां पर दो चीजें होती है, एक तो हो गया हमारा एजेंट। अब बारी आती है हमारे प्रिंसिपल की। ये कोई स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ये जो प्रिंसिपल है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब इंपॉर्टेंट पर्सन कैसे, अब ये सेम सेक्शन ही प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं ये लोग कि प्रिंसिपल मतलब कि एक ऐसा इंसान, मतलब कि एक ऐसा पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन। अब ध्यान रखना, एजेंट जो एक्ट परफॉर्म करने वाला है किसके बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ में, और हु इज सो अ रिप्रेजेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। मतलब कि जिसको रिप्रेजेंट करेगा एजेंट वो कौन है, वहां पे प्रिंसिपल है। यानी कि प्रिंसिपल को एजेंट वहां पे रिप्रेजेंट करेगा थर्ड पर्सन के सामने, तो उसको बोला जाता है एजेंट। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है एजेंट कौन है और प्रिंसिपल कौन है। Therefore, the person who as delegates his authority will be the principal। अब यहां पर क्या होगा कि जो भी हमारा पर्टिकुलर पर्सन है या तो फिर आप बोल सकते हो जो प्रिंसिपल है वो क्या करेगा, डेलीगेट्स करेगा। डेलीगेट्स करना मतलब होता है देना। क्या देगा, वो अपनी ऑथोरिटी देगा। प्रिंसिपल वहां पे क्या करेगा, ऑथोरिटी देगा। किसको, एजेंट को ऑथोरिटी देगा कि भाई तुम मेरे बिहाफ में ये काम कर सकते हो, बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पर छोटे बहुत एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं। तो मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बता देता हूँ कि ए जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है, डेलीगेट्स कर रहा है अपनी ऑथोरिटी। किसको दे रहा है, बी को दे रहा है कि भाई तुम मेरे बिहाफ में जो भी गुड्स को खरीदना है वहां पे खरीद सकते हो। तो हियर यहाँ पर ए जो है वो कौन है, प्रिंसिपल है, और बी जो है वो कौन है, एजेंट है। एंड द पर्सन फ्रॉम हुम, यानी कि जिससे भी वहां पे ये जो पर्टिकुलर बी इंसान जो है वो सामान खरीदेगा वो कौन होगा, वहां पे हमारा थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा, एजेंट एंड प्रिंसिपल के बारे में बताया है। सेक्शन 182 ये कहता है, ध्यान रखना सभी लोग। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आगे आप लोगों को बात करूँ तो छोटे मोटे एग्जांपल्स यहाँ पे और भी दे के रखे हैं। अगर आपको इसे याद रखना है तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर आप कोई भी अपने तरीके से एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो। अब
यहाँ पर देखो लॉ हमको ये भी बताता है कि हम किसे एजेंट बना सकते हैं। एजेंट बनाना इट इज़ नॉट एन ईजी डील। वहाँ पर एजेंट के भी खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ऑथोराइज्ड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी वो एजेंट कहलाएगा। तब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सेक्शन 183 क्या कहता है, तो कोई भी पर्सन हु हैज़ अटेंडेड द एज ऑफ मेजोरिटी एंड हैज़ अ साउंड माइंडेड कैन बी अपॉइंट एज एन एजेंट। अब देखो वहां पर क्या बोला है उन लोगों ने कि एक एज ऑफ मेजोरिटी होती है। एज ऑफ मेजोरिटी मतलब यानी कि वहां पर क्या होता है कि उसकी कुछ एज होती है एजेंट बनने के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो इंडिया के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा कि एज पर इंडियन रूल्स वहां पे अगर कोई भी पर्सन अगर 18 ईयर से छोटा है तो वो माइनर में कंसीडर होता है, मतलब कि वो एक वहां पे बच्चा कहलाता है। अब वहां पे अगर फॉर एग्जांपल 18 से अबव कोई भी पर्सन है तो वो वहां पर एजेंट बनने के लिए कैपेबल है। बट वहां पर क्या होता है, एज इज ऑल्सो दी मैटर। वहां पे मतलब एज भी मैटर करती है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये एग्जांपल देके बताया कि 18 से छोटा वाला जो है वो कभी एजेंट नहीं बन सकता और 18 से बड़ा वाला बन सकता है, लेकिन बट उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। एंड हैज़ अ साउंड माइंडेड, ध्यान रखना अगर ये यहाँ से बड़ा है लेकिन बट उसका साउंड माइंडेड होना चाहिए। अनसाउंड माइंडेड मतलब कि कोई भी मेंटल उसको वहां पे प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। In the other words, any person capable of कॉन्ट्रैक्टिंग कैन लीगल अपॉइंट एज एन एजेंट। वहां पे कोई भी पर्सन अगर ये कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग की, मतलब कि वहां पर वो किसी की अथॉरिटी ले सकता है, किसी के बिहाफ में काम कर सकता है, तभी वहां पर उसको एज ए लीगली एजेंट अपॉइंट करा जा सकता है। माइनर एंड पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंडेड कैन नॉट बी अपॉइंट एज एन एजेंट। अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि 18 से बिलो वाले के यहाँ पे कोई भी लोग होंगे वो लीगल काम नहीं कर सकते, दैट्स उनको आप वहां पे एजेंट भी बना सकते नहीं हो। और अनसाउंड माइंडेड पर्सन, सीधी सी बात है, अनसाउंड माइंडेड पर्सन कभी भी आपके बिहाफ में कोई भी काम कर सकता नहीं है, ऐसा यहाँ पर एक्ट कहता है, ऐसा यहाँ पे रूल कहता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि हु मे बी द एजेंट, अब एजेंट कौन होगा, देखो इन द सेम फैशन अकॉर्डिंग टू section 184 a person who can attain the age of majority and has a sound minded can become an agent। अब यहाँ पर एजेंट कौन बन सकता है, अब यहाँ पर एजेंट वो बन सकता है, सबसे पहली बात कि वहां पर एजेंट ऑफ एन मेजॉरिटी। अब यहाँ पर उसकी एज जो है वो क्या हो जानी चाहिए, यहाँ पे मेजॉरिटी वाली एज होनी चाहिए, या तो आप बोल सकते हो कि मैच्योरिटी वाली एज होनी चाहिए। देन आफ्टर उसके बाद साउंड माइंडेड पर्सन होना चाहिए वो, तब आप उसको वहां पर एजेंट बना सकते हो। A sound minded and a matured age is a necessary because an agent has to be answerable to the principal। अब यहाँ पर वो प्रिंसिपल को आंसरेबल रहता है, इसी का कारण यहाँ पर ये है कि उसे वहाँ पे साउंड माइंडेड और मैच्योर होना ज़रूरी है। अगर वो मैच्योर वहाँ पे नहीं होगा, साउंड माइंडेड अगर वो वहाँ पे नहीं होगा, तो वो एजेंट अगर बन भी गया तो भी वहां पे इन दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो के बीच में आके अगर वो फंस जाता है, आंसर नहीं दे पाता है, या तो फिर उसकी मैच्योरिटी एज नहीं है, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पर इसी के पॉइंट के रिलेटेड आगे एक और टॉपिक अगर मैं आपको समझाऊं और एक और टॉपिक के रिलेटेड अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पर क्या बोला है कि एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब ये रेटिफिकेशन होता क्या है, तो सबसे पहली बात, पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वापस से एक और चीज वही समझाऊंगा एजेंट वाली, कि यहाँ पर प्रिंसिपल अपॉइंट करता है एजेंट को टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ in his dealing with the third person, therefore he has to act as per the instruction of the principal। अब यहाँ पर जो भी हमारा एजेंट होगा उसको हमारे इंस्ट्रक्शन, मतलब कि प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर वो उसके हिसाब से नहीं चलेगा तो वो वहां पे ऑन द स्पॉट प्रिंसिपल टर्मिनेट कर सकता है आपको एजेंट के थ्रू, मतलब कि आपको एजेंट नहीं कंसीडर कर सकता है वहां पे ऑन द स्पॉट, अगर आप उसकी बात नहीं मानते हो तो। एंड विद इन हीज ऑथोरिटी, मतलब कि उसने जो आपको अथॉरिटी दी है उसी के बेस पे वहां पर आप काम कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा वहां पे आप कोई भी काम कर सकते नहीं हो। जितनी आपको अथॉरिटी दी गई है आपको उतना ही काम करना है, उससे ज़्यादा आपको वहां पे कोई भी काम करना नहीं है विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक
रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है। अब देखो, बट इफ एनी पर्सन नॉट अपॉइंटेड एज एन एजेंट, अगर वो एजेंट की तरीके से अपॉइंटेड नहीं भी है फिर भी वो वहां पर आपके लिए काम कर रहा है, वर्क फॉर अनदर पर्सन, एंड इफ अनदर पर्सन सेटिस्फाई एक्ट it is blinded to him, thus an act is confirmed after performance is called ratification। यहाँ पे ध्यान रखना, रेटिफिकेशन मतलब कि बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि फॉर एग्जाम्पल एजेंट अगर आपकी वहाँ पे परमिशन नहीं लेता है, या तो आप उसे बोल सकते हो कि आपने उसको अपॉइंट नहीं करा है, स्टिल वो आपके लिए काम कर रहा है, एंड वहां पर अगर वो परफॉर्म कर रहा है और उससे आप वहां पे सेटिस्फाइड हुए हो, या तो फिर आपने उसकी जो भी वर्क कैपेसिटी थी वो देख के यू गॉट अ सेटिस्फेक्शन कि नहीं इसने जो करा है वो सही है, दस एनी एक्ट विच इज कन्फर्म्ड आफ्टर द परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस करने के बाद, एजेंट के वो चीज़ परफॉर्म करने के बाद वहाँ पर आप उसे कन्फर्म करते हो कि यस दिस इज़ अ गुड थिंग, मैं यही करना चाहता था, तो उसको हम लोग वहाँ पर क्या बोलते हैं, रेटिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें काम करती है, एक होता है एजेंट और एक होता है रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन वहाँ पे परफॉर्म एजेंट ही करता है, बट विदाउट परमिशन वो वहाँ पे आपके बिहाफ में काम कर रहा होता है, तब हम उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। इट इज assured that the act which is ratified, the person doing such act has the authority to do it, वेरियस प्रोविजंस आर मेड अंडर दिस सेक्शन। ध्यान रखना यहाँ पर बहुत सारे रेटिफिकेशन के प्रोविजंस बनाए गए हैं। 96 से लेके 200 के बीच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अबाउट द रेटिफिकेशन वहाँ पे जस्टिफाई करता है, क्योंकि रेटिफिकेशन बहुत ही क्रिटिकल सिनेरियो होता है, बहुत ही क्रूशियल सिनेरियो आप इसे मान सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे रेटिफिकेशन का मीनिंग और कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख के रखा है, तो हम उसको पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अब प्रिंसिपल में सब्सिक्वेंटली रेटिफाई एन एक्ट डन बाय अ पर्सन who act on behalf without his permission or the knowledge। रेटिफिकेशन के अंदर हर जगह यही लिखा होगा कि आपकी परमिशन के बिना आपके बिहाफ में अगर कोई भी पर्सन काम करता है तो वहाँ पे इफ़ द एक्ट इज़ रेटिफाइड, मतलब कि आपने उसको रेटिफाई कर लिया। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसे कहूँ तो इसको कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब कि आपके बिहाफ में कोई भी पर्सन ने वहाँ पे काम कर लिया है और अब आप उसको चेक कर रहे हो। अ रिलेशनशिप ऑफ एन एजेंट विल come into the existence and it will be as if has previously authority the person to act his as an agent। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उस चीज को रेटिफाई कर लिया है एंड यू आर रेडी टू मेक द रिलेशन ऑफ द एजेंट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, तब आप वहां पर उसको क्या कर दोगे, प्रीवियसली ऑथोराइज्ड अ पर्सन एक्ट इज एज एन एजेंट। अब वहां पर आप उसको ऐसे मान लोगे कि ही इज परफॉर्मिंग एज एन एजेंट इन बिहाफ ऑफ मी, भले उसने आपको वहां पे नहीं बताया था तो भी। रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड बाय स्पीच और बाय राइटिंग, मतलब कि या तो बोल के या तो लिख के या तो फिर कोई एक्ट से या तो फिर कोई कंडक्ट से वहां पर अगर कभी भी रेटिफिकेशन करा जाता है देन इट्स कंसीडर्ड एज एन रेटिफिकेशन। इनिशियली आप उसे कंफर्म कर लो, उसे आप एजेंट बना लो और फिर आप वहां पे ये बोल सकते हो कि येस आई गिव देम एन ऑथोरिटी टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशंस की अगर बात करूँ या तो फिर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टीव बॉट अ एप्पल ऑन बिहाफ ऑफ मार्क। मार्क के बिहाफ में स्टीव ने वहाँ पे एप्पल खरीदा है विदाउट हिज परमिशन और द नॉलेज। मार्क लेटर सोल्ड दोस एप्पल टू द अनदर पर्सन। This act of Mark implied the ratify the purchase made by the Steves। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो यहाँ पर स्टीव्स को सबसे पहली बात उसने कोई एप्पल खरीदा ऑन बिहाफ ऑफ मार्क, मार्क के बिहाफ में उसने एप्पल खरीदा है एंड विदाउट हिज परमिशन और द नॉलेज मार्क लेटर सोल्ड, मतलब कि मार्क ने क्या करा है वहां पे आगे जाके उस चीज को बेच दिया किसी और पर्सन को। तो दिस एक्ट में बी इम्प्लाइड रेटिफाई द परचेज मेड बाय द स्टीव। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर चीज को वो लोग क्या कर देते हैं,
रेटिफाई कर देते हैं और ये कह देते हैं कि ये जो चीज़ थी वो स्टीव ने ही खरीदी थी, बराबर है। यानी कि मार्क यहाँ पर क्या बोलेगा कि यस, वो जो चीज़ थी वो मेरे एज पर इंस्ट्रक्शन खरीदी गई है। रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस। देखो, 2 केस के अंदर रेटिफिकेशन भी अलाउ नहीं करता है। कौन से केस के अंदर वहाँ पे अलाउ नहीं होता है? व्हेन अ पर्सनस नॉलेज ऑफ फैक्ट ऑफ केस इज डिफेक्टिव। अब देखो, यहाँ पर अगर वो चीज़ डिफेक्टिव होती है, दिस इज ही ओनली हाफ नोज थिंग्स दैट टू बी रेटिफाइड टू। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर कभी भी अर्धा अधूरा ज्ञान और अर्धी अधूरी बातें अगर कभी भी होती है किसी के भी बीच में, तो वो रेटिफाई करना इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। वहाँ पे रेटिफिकेशन हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर अगर सेकेंड पॉइंट की अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, तो एन एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो एक्ट है वो आप किसी के भी पर्सन के बिहाफ में अगर कभी भी करते हो और उससे उसको कुछ इंजरी हो गई, उसको कुछ नुकसान पहुंचा, या तो फिर कोई वायलेंस हुआ उसके बिहाफ में कोई भी एक्ट को लेकर, तो इस चीज़ को यहाँ पे कभी भी रेटिफाई करा जाता नहीं है। आप इस केस को रेटिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने रेटिफाई करा तो ध्यान रखना, ये इंजरी, हार्म और वायलेंस तीन प्रिंसिपल के ऊपर आ जाएंगे बिना कुछ बोले। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 196, देखो 196 से 200 तक थे ना, अब इसमें से एक सेक्शन तो यहाँ पर ही आ गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 196 क्या कहता है ये सेक्शन? व्हेन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज और ऑथोरिटी ही मे इलेक्ट और रेटिफाई और टू डिसो सच एक्ट, इफ ही रेटिफाई देन द सेम इफेक्ट विल फॉलो एज इफ दे हैड बीन परफॉर्म्ड बाय हिज ऑथोरिटी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ ये रेटिफिकेशन के अंदर किस तरीके से काम होता है। यहाँ पर अगर जैसे कि वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था, एक सबसे पहले था हमारा स्टीव और उसके बाद था हमारा मार्क। अब जैसे कि यहाँ पे अगर जो स्टीव है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये प्रिंसिपल मान सकते हो और मार्क जो है ये एजेंट मान सकते हो यहाँ पे। अब स्टीव ने मार्क के बिहाफ में वहाँ पे कुछ चीज़ परचेज कर ली थी और ये जो चीज़ उसने परचेज करी, आगे जाके उसने क्या करा, उसे बेच दिया। फिर मार्क को पता चला कि भाई इसने, स्टीव ने मेरे बिहाफ में चीज़ खरीदी और उसे बेच दिया, उससे मुझे फ़ायदा हुआ है। तब वहाँ पे आगे जाके मार्क उसको क्या कर सकता है, रेटिफाई कर सकता है और ये वहाँ पे बोल सकता है कि मैंने उसको अथॉरिटी दी थी परचेज और सेल करने की। तो फिर उसे वहाँ पर क्या करा जाता है, एक्नॉलेज करा जाता है कि हाँ मैंने ही दी थी, भले नहीं दी थी लेकिन बट लास्ट में जाके जब उसे पता चलता है, देन ही फाइंड एनी फ्रूटफुल थिंग इन दैट, तो वहाँ पे उसे जाके क्या करा जाता है, रेटिफाई करा जाता है। तो रेटिफिकेशन मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड इन द कंडीशन ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट आर डन। अब यहाँ पे रेटिफिकेशन भी बहुत ही, देखो कब एक्सप्रेस करा जाता है और मे बी इम्प्लाइड इन द कंडीशन, ये कंडीशन के ऊपर इम्प्लाइड होता है, ऑफ द पर्सन हु बिहाफ द एक्ट आर डन, मतलब किसके बिहाफ में कौन सा काम करा गया है उसके ऊपर वहाँ पे रेटिफिकेशन करा जाता है। क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत रेटिफाई करा ना, तो मतलब आप गए। तो इसीलिए यहाँ पर सब चीज़ें देख के, वहाँ पे समझ के इसको रेटिफिकेशन करा जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या समझा, सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे समझी थी एजेंट, और उसके बाद समझा हमने एजेंट बाय द रेटिफिकेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो होता है फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम इसके रिलेटेड और भी जो दूसरे टॉपिक्स है उसको वहाँ पे समझेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।